Hi everyone, welcome to our YouTube channel Pharma Forge, and today we are going to start with the topic suspension. Suspension is a biphasic liquid dosage form in which internal phase is finally divided solid particle throughout the external phase. Uh, जो सस्पेंशन होता है वो एक बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है. बायफेजिक यानी कि उसमें दो फेजेस होती है. एक तो सॉलिड और ड्रग पार्टिकल होता है और एक लिक्विड फेज होती है. एक व्हीकल होता है और एक ड्रग पार्टिकल होता है. और ये जो ड्रग पार्टिकल है वो सस्पेंडेड होता है, मतलब कि वो डिसॉल्व स्टेट में नहीं होता, वो सस्पेंडेड होता है. व्हीकल में वो सस्पेंडेड होता है. तो इसी ड्रग पार्टिकल या जो कोई हमारा एपीआई है उसके जो पार्टिकल्स है तो उसे डिसकंटिन्यूअस फेज कहा जाता है, इंटरनल फेज कहा जाता है, डिस्पर्स फेज कहा जाता है. ये सब उसके सिनोनिम्स है. एंड जो कुछ भी व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं उसे डिस्पर्शन मीडियम कहा जाता है, या एक्सटर्नल फेज कहा जाता है, या कंटिन्यूअस फेज कहा जाता है. ये तो व्हीकल के सिनोनिम है. ऑलवेज सस्पेंशन में जो इंटरनल फेज होती है वो कम अमाउंट में होती है, और जो एक्सटर्नल फेज है मतलब कि जो कुछ भी व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होता है. ये एक इंफॉर्मेशन है सस्पेंशन के बारे में. और क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन आर क्लासिफाइड एज अपॉन देयर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ओरल सस्पेंशन, टॉपिकल सस्पेंशन एंड पैरेंट्रल सस्पेंशन. ओरली दिए जाते हैं. टॉपिकल जो होते हैं वो फॉर एग्जांपल अगर हमने आई में दिया तो वो होगा टॉपिकल. एंड पैरेंट्रल सबक्यूटेनियस रूट है या ट्रांसडर्मल है, किसी भी इस रूट से, बट इंट्रामस्क्यूलर रूट से कभी भी सस्पेंशन नहीं दिया जाता. देन बेस्ड अपॉन देयर प्रपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, डाइल्यूट सस्पेंशन 2 to 10% of solid weight by volume, and concentrated suspension 50% of weight by volume solid. मतलब अगर किस सस्पेंशन में सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन हो गया, और अगर सॉलिड का अमाउंट कम है तो वो डाइल्यूट सस्पेंशन हो गया. देन नेक्स्ट इज डिपेंड अपॉन देयर इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल. One is a flocculated suspension and another is a deflocculated suspension. And ideal properties of suspension. सस्पेंशन शुड बी ईजी टू रीडिस्पर्स. जो कुछ भी हमारा सस्पेंशन है वो उसमें जो पार्टिकल्स है तो वो इजीली डिस्पर्सिबल होने चाहिए. मतलब कि जो हमारा सस्पेंशन का कंटेनर होता है उसमें ऑलवेज लिखा रहता है कि शेक वेल बिफोर यूज़. तो वो उसी के वजह से लिखा रहता है कि जो सस्पेंशन में ड्रग पार्टिकल्स है उनको सेडिमेंट हो जाते हैं. सेडिमेंटेशन की प्रॉपर्टी सस्पेंशन में होती है. तो इसी वजह से जो नीचे लेयर बनता है, एक लेयर बनता है सस्पेंशन में, तो वो जो लेयर है वो इजीली रीडिस्पर्स होना चाहिए. मतलब कि हम जब चेक करते हैं कंटेनर तो बाद में वो ड्रग जो होती है वो व्हीकल के साथ प्रॉपरली मिक्स होती है और हमें जो डेजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट है वो मिल सकता है. शुड नॉट फॉर्म हार्ट केक. मीन्स अगर ऐसा हो गया कि सारे पार्टिकल्स जो है ड्रग पार्टिकल वो एक मतलब कि सेडिमेंट डाउन हो गए, और अगर उन्होंने मतलब कि हार्ड एक लेयर बन गया उन सभी का, उस सेडिमेंटेड पार्टिकल का, कि जो व्हीकल के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, तो हमें थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि हम ड्रग ही नहीं एडमिनिस्ट्रेट कर रहे, सिर्फ व्हीकल ही ले रहे. तो क्या हमें थेरेपेटिक इफेक्ट मिल सकता है? नहीं मिल सकता. तो दैट्स वाई एक आइडियल प्रॉपर्टी होती है सस्पेंशन की, दैट इट शुड नॉट फॉर्म हार्ड केक. देन थर्ड प्रॉपर्टीज पैरेंट्रल और ऑप्थैल्मिक सस्पेंशन शुड बी स्टेराइल. जो कुछ भी हमारे पैरेंट्रल सस्पेंशन है या ऑप्थैल्मिक है वो पायरोजन फ्री होने चाहिए. एंड शुड सस्पेंशन शुड बी फिजिकली, केमिकली एंड माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल. सस्पेंशन जो है वो केमिकली या माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल होना चाहिए. देन जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन. what is the difference in between flocculated suspension and deflocculated suspension? तो flocculated suspension particle forms loose aggregate.
फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में एक जो पार्टिकल का ना एक लूज एग्रीगेट होता है, एक नेटवर्क होता है बाय द वेंडर वॉल फोर्सेस की जो एक वीक अट्रैक्शन फोर्सेस है, उससे वो जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, एक लूज नेटवर्क वो एक दूसरे से तैयार करते हैं और उसी लूज नेटवर्क को हम फ्लॉक्स कहते हैं। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज़ हाई इन केस ऑफ द फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, और ये जो फ्लॉक बने हुए हैं वो इजीली सेडिमेंट आउट होते हैं इन केस ऑफ द फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। सेडिमेंट इज़ लूजली पैक्ड एंड नो हार्ड केक फॉर्मेशन। पर अगर ये जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है ये फास्ट हो रहा है पर फिर भी उससे हार्ड केक नहीं बनता, मतलब कि अगर हमने कंटेनर शेक किया तो कंटेनर शेक करने के बाद वो जो ड्रग पार्टिकल है वो हमारे व्हीकल के साथ मिसिबल हो गए, उनके साथ मतलब कि वो इंटरेक्शन दिखाएंगे और हमें जो डेजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट है वो मिल सकता है in case of flocculated suspension, but suspension is not pleasing in appearance in case of the flocculated suspension because particle नीचे सेटल डाउन होते हैं, जो कुछ भी व्हीकल है वो ऊपर ही रह जाता है, तो एक सुपरटेंट लेयर बनता है और एक सेडिमेंट बनता है इन केस ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो इसके वजह से उसका अपीयरेंस जो होता है वो उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का लगता है। डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन आर विथ नो लूज एग्रीगेट, मीन्स उनमें फ्लॉक्स नहीं होते, वो जो लूज एग्रीगेट है ओपन लूज एग्रीगेट नेटवर्क इन केस ऑफ द फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन इज अब्सेंट इन द डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। हर एक पार्टिकल अलग अलग होता है इन केस ऑफ डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, उनमें किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होता। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो इन केस ऑफ डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, मतलब कि पार्टिकल जो होते हैं वो सेडिमेंट डाउन, मतलब कि वो उनका सेडिमेंटेशन जो होता है वो स्लो होता है, पर अगर एक बार हो गया तो उसके वजह से हार्ड केक बन जाता है कि जो कभी भी डिस्पर्स नहीं हो सकता। आप कितना भी कंटेनर शेक कर लो वो हार्ड केक ब्रेक नहीं हो सकता, और उसके वजह से एक बार हार्ड केक सस्पेंशन में बन गया तो हमें जो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट चाहिए वो नहीं मिल सकता। तो यही डिफरेंस है फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में, और उसी की वजह से मोस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन आर फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन बिकॉज उनकी स्टेबिलिटी मैटर करती है। देन यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में हमने दिखाया है कि डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन कैसा होता है और फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन कैसा होता है। तो डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, किसी भी सस्पेंशन में कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। तो पहले क्या होता है, जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो जल्दी सेडिमेंट होते हैं, तो उन बड़े पार्टिकल्स में थोड़ा सा स्पेस रह जाता है, तो बाद में जो कुछ भी छोटे पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पे सेटल होते हैं, उस स्पेस में छोटे पार्टिकल आके बैठ जाते हैं और उसके वजह से एक हार्ड केक बन जाता है इन केस ऑफ डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। पर फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है, अगर पार्टिकल हो भी जाए सेटल डाउन, मतलब कि सेडिमेंट हो भी जाए, पर फिर भी उनमें कुछ डिस्टेंस रहता है, तो अगर हम कंटेनर शेक करें तो बाद में फिर से वो अपने मतलब कि सस्पेंडेड स्टेट में आ जाते हैं ताकि हम वो सस्पेंशन यूज़ कर पाए। तो दैट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन द डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन एंड फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। देन formulation aspects of suspension. First one is a structured vehicle. तो हम जब सस्पेंशन बनाते हैं तो हम स्ट्रक्चर्ड व्हीकल का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल का यूज़ हम किस लिए करते हैं, ताकि जो हमारा एक्सटर्नल फेज है या हमारा डिस्पर्शन मीडियम है उसे एक विस्कोसिटी प्रोवाइड करें हम, क्योंकि अगर हमारे एक्सटर्नल फेज की जो विस्कोसिटी है वो हाई होगी तो पार्टिकल का सेडिमेंटेशन नहीं होगा, पार्टिकल जो है वो सेडिमेंट नहीं होंगे और वो सस्पेंडेड स्टेट में रहेंगे। तो पार्टिकल्स को सस्पेंडेड स्टेट में रखने के लिए हम स्ट्रक्चर्ड व्हीकल का यूज़ करते हैं, या कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स एक विस्कोसिटी एनहांसर के टाइप में होते हैं।
तो इसमें हम नेचुरल सोर्सेस में अकेशिया, ट्रागाकान, सोडियम एलिजेनेट यूज़ करते हैं। सेमी सिंथेटिक में मिथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज का यूज़ करते हैं। और क्लेज में कहा जाए तो बेंटोनाइट एंड विगम। विगम इज़ अ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट एंड मैग्नीशियम सिलिकेट, दैट इज़ बेंटोनाइट। बेंटोनाइट और विगम का हम यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल का काम यही होता है कि हम एक्सटर्नल फेस जो है उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं और उसके वजह से जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है, पार्टिकल का जो सेडिमेंट होने की प्रॉपर्टी है वो कम कर देते हैं। और स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स क्या होते हैं, विस्कोसिटी एनहांसर होते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ अ वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट it adsorb at a solid liquid interface in such a way that affinity of particle for surrounding increases। मतलब कि वेटिंग एजेंट के बारे में आपने सुना होगा इन द HLV स्केल। वेटिंग एजेंट का वैल्यू जो होता है वो 7 से 9 के बीच में होता है। और वेटिंग एजेंट क्या करते हैं कि एंगल जो कांटेक्ट एंगल है वो कम कर देते हैं। पार्टिकल और जो व्हीकल है उनके बीच में जो कांटेक्ट एंगल है वो कम कर देते हैं। और उसके वजह से अगर ड्रग हाइड्रोफोबिक हो भी तो हाइड्रोफोबिक ड्रग के केसेस में मोस्ट ऑफ वेटिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। तो वेटिंग एजेंट क्या करते हैं कि उस ड्रग को उस व्हीकल के साथ इंटरेक्शन करने में मदद करते हैं। मतलब कि ड्रग पार्टिकल की हम कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप विद दैट व्हीकल। तो ये काम करते हैं वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट रिड्यूसेस द वेटिंग एंगल यूजफुल इन केस ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग, जैसे कि अल्कोहल इन ट्रैगाकान, ग्लिसरीन इन सोडियम हैलोजेनेट, ताकि वो जो ड्रग पार्टिकल है वो प्रॉपरली उस एक्सटर्नल फेज के साथ इंटरेक्शन कर सके। यही खासियत होती है वेटिंग एजेंट के। तो वेटिंग एजेंट हाइड्रोफोबिक जो ड्रग है उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। देन थर्ड वन इज़ अ फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट। मतलब कि मोस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो सस्पेंशन होते हैं वो फ्लॉक्यूलेटेड होते हैं। तो फ्लॉक्यूलेशन तो होना चाहिए सस्पेंशन में, ये तो मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट है। बट वो फ्लॉक्यूलेशन जो होना चाहिए ना वो कंट्रोल अमाउंट में होना चाहिए। मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा हो गया तो जल्दी ही वो फ्लॉक क्या हो जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा। और सेडिमेंट अगर हो गया तो हमें हमारे स्टेबिलिटी, सस्पेंशन के स्टेबिलिटी पर अफेक्ट होगा। तो उसके वजह से जो सस्पेंशन में हम फ्लॉक्यूलेशन दिखा रहे हैं वो मतलब कि कंट्रोल अमाउंट में होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो इसके लिए कंट्रोल फ्लॉक्यूलेशन के लिए हम सरफैक्टेंट यूज़ कर सकते हैं, पॉलीमर्स करते हैं, देन इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट डिक्रीज द इंटरफेशियल टेंशन। Non-ionic surfactant and anionic surfactant are used as a flocculating agent। फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट में हम नॉन आयोनिक सर्फैक्टेंट भी यूज़ करते हैं, एनोनिक सर्फैक्टेंट भी यूज़ करते हैं, ट्विन्स एंड कार्बोवैक्सेस का भी यूज़ करते हैं। तो इस डायग्राम में यू कैन सी जैसे कि फर्स्ट डायग्राम है कंट्रोल फ्लॉक्यूलेशन बाय एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब कि सपोज एक पार्टिकल है, जैसे मैंने दिखाया है, ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल के ऊपर, ड्रग पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मैंने उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने की वजह से जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है वो अपोजिट चार्ज का है। अपोजिट चार्ज का मतलब कि अगर ड्रग पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज का है तो मैंने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया निगेटिव चार्ज वाला, तो बाद में क्या होगा, अपोजिट जो चार्जेस है वो एक दूसरे के अट्रैक्ट कर जाएंगे और उसके वजह से हमें जो फ्लॉक्यूलेशन चाहिए वो हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है कंट्रोल फ्लॉक्यूलेशन करने का। दूसरा एक तरीका होता है दैट इज़ फ्लॉक्यूलेशन बाय एडिशन ऑफ द सरफैक्टेंट मतलब कि ड्रग पार्टिकल मैंने दिखाया है पॉजिटिव चार्ज वाला, तो हमें ऑलवेज़ पता होता है कि जो सरफैक्टेंट होता है उसको एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और लिपोफिलिक टेल होती है। हाइड्रोफिलिक हेड होता है और लिपोफिलिक टेल होती है। तो अगर उस पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल के तरफ वो जो
हेड है वो अट्रैक्ट हो गए तो टेल रह जाएगा, तो दूसरे सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल का टेल उसके मतलब कि उसे अट्रैक्ट होगा, टेल के पास अट्रैक्ट होगा और जो हेड है वो पार्टिकल के तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक ब्रिज जैसा बन जाएगा दोनों के बीच में। तो उसके वजह से भी फ्लॉक्यूलेशन बनता है। हमें क्या करना है, फ्लॉक्यूलेशन में दो पार्टिकल्स को एक साथ लाना है, तो ये भी एक तरीका है एक ब्रिज बनवाने का या फ्लॉक्स बनवाने का। देन थर्ड इज़ बाय द एडिशन ऑफ द पॉलीमर। तो पॉलीमर की टेंडेंसी क्या होती है कि पॉलीमर में क्या होता है कि एक मतलब कि पॉलीमर की एक साइड अगर ड्रग पार्टिकल के पास में है तो दूसरी साइड जो होती है वो ऐसी व्हीकल में आ जाती है, तो उसका दूसरी साइड जो है वो अगेन दूसरे पार्टिकल पे अपना एक होल्ड रख दिए, तो उसके वजह से एक ऐसा नेटवर्क जैसा बन जाता है। तो उसी कहते हैं उस वो जो होता है वो कंट्रोल फ्लॉक्यूलेशन में हेल्प करता है। तो ये 3 मेथड्स है कि जिसके तरीके से हम हमारा कंट्रोल फ्लॉक्यूलेशन में हेल्प कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ अ थ्योरी ऑफ द सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के स्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए स्टोक्स लॉ दिया गया था। तो स्टोक्स लॉ में जैसे कि आप ये रीड कर सकते हैं क्या लिखा है, गी स्क्वेयर रो माइनस एल इंटू जी अपॉन 18n मीन्स रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। जो भी हमारा सस्पेंशन है तो उसमें जो सेडिमेंटेशन का रेट है वो किस चीज़ों पे डिपेंड है, तो पार्टिकल्स की जो साइज़ है, हमारे जो ड्रग पार्टिकल है उनकी जो साइज़ है, देन जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उनकी डेंसिटी और व्हीकल की डेंसिटी, इसमें क्या डिफरेंस है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, और हमारे व्हीकल की विस्कोसिटी क्या है। इन सभी चीज़ों पे हमारे जो सस्पेंशन है उनमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होगा, और रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के वजह से हमारे सस्पेंशन की स्टेबिलिटी पर क्या अफेक्ट होगा, ये डिस्क्राइब करने के लिए हमें स्टोक्स लॉ दिया गया है। तो इस लॉ के मतलब कि लॉ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर ड्रग की पार्टिकल साइज़ मतलब कि जो हमारा डिस्पर्स फेज है उसकी पार्टिकल साइज़ अगर ज़्यादा हो तो वो जो पार्टिकल्स है वो जल्दी सेडिमेंट हो जाएंगे, वो पार्टिकल जल्दी सेडिमेंट हो जाएंगे और उसके वजह से पार्टिकल जल्दी सेडिमेंट होने के वजह से जल्दी अनस्टेबल होगा सस्पेंशन। देन नेक्स्ट इज़ अगर पार्टिकल की डेंसिटी और वो जो व्हीकल है उनकी डेंसिटी में बहुत सारे डिफरेंस है तो भी जल्दी सेडिमेंटेशन हो जाएगा और उसके वजह से सस्पेंशन है वो जल्दी अनस्टेबल हो जाएगा। देन अगर जो हमारा व्हीकल है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कोसिटी ऑफ द व्हीकल व्हेन हाई, देन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज़ स्लो। तो कंक्लूजन यही है कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज डिक्रीज बाय इंक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ द व्हीकल। अगर जो एक्सटर्नल फेज है उसकी विस्कोसिटी बढ़ाई जाए तो ऑटोमेटिकली सेडिमेंटेशन रेट डिक्रीज़ होगा। पार्टिकल साइज अगर डिक्रीज़ की जाए तो भी सेडिमेंटेशन का रेट डिक्रीज़ होगा एंड डिक्रीज इन द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड डिस्पर्शन मीडियम। जो पार्टिकल है ड्रग के पार्टिकल है और डिस्पर्शन मीडियम है उनके बीच में जो डेंसिटी डिफरेंस है वो अगर कम किया जाए तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी कम हो जाएगा। तो अगर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन घट गया तो हमारा सस्पेंशन है जो स्टेबल होने में हेल्प होगी हमें। देन मेथड टू प्रिपेयर सस्पेंशन, फर्स्ट इज अ सिंपल डिस्पर्शन मेथड एंड अनदर इज अ प्रेसिपिटेशन मेथड। Simple dispersion method consists of firstly take the finely divided powdered drug, add sufficient amount of vehicle, wetting agent and suspending agent to form a paste by triturating with mortar and pestle. Add any volatile solid ingredients previously dissolved in some amount of vehicle and mix it well. तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है सिंपल डिस्पर्शन मेथड। पहले तो हमारे ड्रग को प्रॉपरली उसका साइज़ रिडक्शन करना चाहिए और उसके बाद जो कुछ भी हमारा व्हीकल है, वेटिंग एजेंट है, देन सस्पेंडिंग एजेंट है, उसके साथ उसे प्रॉपरली ट्राइचुरेट करना है विथ मॉर्टर एंड पेस्टल एंड ट्राइचुरेट करने के बाद उसकी एक पेस्ट बन जाएगा।
उसका एक पेस्ट बन जाएगा। तो बाद में हमें कुछ वोलाटाइल इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करने, बस इतना ही प्रोसेस है, सिंपल डिस्पर्शन मेथड। एंड सेकंड इज़ अ प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेट डिसॉल्व ड्रग इन सॉल्यूशन फॉर्म बाय चेंज इन पीएच। अगर किसी सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, तो उसमें ड्रग है डिज़ोल्व फॉर्म में, और अगर हमें वो सस्पेंडेड स्टेट में लानी है तो उसके लिए हम अगर उसका पीएच चेंज कर दे तो वो पार्टिकल जो है वो डिज़ोल्व स्टेट से डिस्पर्स स्टेट में आ जाएंगे। तो दैट इज़ प्रेसिपिटेशन मेथड। देन सेडिमेंटेशन पैरामीटर। सेडिमेंटेशन पैरामीटर्स एक इवैल्यूएशन होता है सस्पेंशन का। तो फर्स्ट है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। इट इज़ अ रेशो ऑफ द अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट। मीन्स इट इज़ रेशो ऑफ द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट। मीन्स अगर कोई एक सस्पेंशन है, सस्पेंशन का जैसे यहाँ पे दिखाया है, सस्पेंशन है इस मेजरिंग सिलेंडर में। तो फर्स्ट वाला आप कंसीडर कीजिए कि ये जो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है ये फर्स्ट वाला है, और कुछ देर के बाद उसमें सेडिमेंटेशन होगा, कुछ देर के बाद 2 आवर्स के बाद 3 आवर्स के बाद उसमें सेडिमेंटेशन होगा। तो पहले वाला इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट टू द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, दैट इज सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, मतलब कि 2 आवर्स के बाद जो भी हमारा सेडिमेंट बना है उससे अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, मतलब कि जब इनिशियली हमने वो प्रोसेस शुरू किया था 2 आवर्स के पहले, मतलब कि उस टाइम में तो कोई सेडिमेंट नहीं होगा, 2 आवर्स के बाद ही सेडिमेंट होगा। मतलब कि हम अगर सफिशिएंट टाइम उस सस्पेंशन को दे दे सेटल डाउन होने के लिए, पार्टिकल सेटल डाउन होने के लिए, तो ये जो रेशो है उसे कहा जाता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। इट इज़ गिवन बाय F इज इक्वल टू VU अपॉन VO। F इंडिकेट सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, VU इंडिकेट अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, एंड VO इंडिकेट ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन बिफोर सेटलिंग। 2 आवर्स के पहले जो उसका वॉल्यूम था वो है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट या ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट। If sedimentation volume is equal to 1, then it indicate volume of the sediment in flocculated system equal to the original volume of the suspension. Such product said to be in flocculation equilibrium. मतलब कि अगर वो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम का वैल्यू जो है वो 1 है, तो ये 1 वैल्यू क्या इंडिकेट करता है कि 2 आवर्स के पहले भी सेडिमेंट का जो अमाउंट था वो सेम था 2 आवर्स के बाद भी, मतलब कि सेडिमेंटेशन कह सकते कि नहीं हुआ। तो इस स्टेज को कहते हैं फ्लॉक्यूलेशन इक्विलिब्रियम। देन सेकेंड वन इज़ अ डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन। डिग्री ऑफ द फ्लॉक्यूलेशन, इट इज़ अ रेशो ऑफ द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन टू द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है टू द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, इट इज़ कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन। तो ये जो 2 पैरामीटर्स है, एक तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम और डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन, ये इम्पॉर्टेंस एक स्टेबिलिटी को डिनोट करते हैं या एक इवैल्यूएशन पैरामीटर के लिए यूज़ किए जाते हैं। और तीसरा है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट इज़ अ रैंडम मूवमेंट इन zigzag डायरेक्शन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल। मीन्स ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है वो zigzag मतलब कि zigzag मतलब कि एज यू कैन सी इन द डायग्राम, वो किसी भी डायरेक्शन में होता है, उसका कुछ डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, और वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स का होता है। जो कुछ भी सस्पेंडेड पार्टिकल है उनका रैंडम मूवमेंट होता है। इट प्रिवेंट सेडिमेंटेशन ऑफ इंटरनल फेज पार्टिकल। जो प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स की सेडिमेंट होने की, वो ब्राउनियन मोशन से कम होती है। पार्टिकल विथ अ साइज 2 to 5 माइक्रोमीटर शो ब्राउनियन मूवमेंट। जो भी पार्टिकल है जिनका साइज 2 to 5 माइक्रोमीटर के बीच में है वो ये ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ अ जीटा पोटेंशियल।
zeta potential, it is a potential difference in between the tightly bound layer and electroneutral region, and always zeta potential value is in between -20 to +20 millivolt. Zeta potential if reduced, then particle will attract towards each other and flux will form. Zeta potential is determined by the Malvern zeta sizer. सस्पेंशन की एक स्टेबिलिटी का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीटा पोटेंशियल. तो इस डायग्राम में एक दिखाया है कि फर्स्टली तो एक पिंक कलर से ड्रग पार्टिकल दिखाया है. तो ये जो ड्रग पार्टिकल है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और उस निगेटिवली चार्ज है तो उसके आजू बाजू में, उसके सराउंडिंग में वो निगेटिव होने के वजह से अदर जो चार्जेस आ गए वो पॉजिटिवली चार्ज है. तो वो जो लेयर है वो टाइटली बाउंड लेयर है, मतलब कि पार्टिकल के बाद जो दिखाया है ब्लू कलर से जो चार्जेस दिखाए है पॉजिटिव चार्जेस, वो है टाइटली बाउंड लेयर. और टाइटली लेयर मतलब कि टाइटली बाउंड जो लेयर है उसके बाद जो है वो स्टर्न लेयर, और स्टर्न लेयर के बाद में एक डिफ्यूज़ लेयर है. डिफ्यूजन लेयर में सभी तरह के चार्जेस है, पॉजिटिव है, निगेटिव है. और उस डिफ्यूजन लेयर के बाद में एक स्लीपिंग प्लेन है. वो क्या है? स्लीपिंग, वो जो बाउंड्री है वो है स्लीपिंग प्लेन. तो जो पोटेंशियल पार्टिकल के पास में है वो है सरफेस पोटेंशियल. जो पोटेंशियल उस पार्टिकल के बाउंड्री पे है वो है सरफेस पोटेंशियल. और जो पोटेंशियल उस टाइटली बाउंड लेयर के बाद में जो बाउंड्री है वो है स्टर्न लेयर. वहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है स्टर्न पोटेंशियल. और जो स्लीपिंग प्लेन है उस स्लीपिंग प्लेन पे जो पोटेंशियल है वो है जीटा पोटेंशियल, दैट इज़ जीटा पोटेंशियल. सो जीटा पोटेंशियल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर जीटा पोटेंशियल अच्छा है तो पार्टिकल्स के ज़्यादा फ्लक्स नहीं बनेंगे, और अगर ज़्यादा फ्लक्स नहीं बनेंगे तो सेडिमेंटेशन भी स्लो होगा. तो यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जीटा पोटेंशियल. देन रियोलॉजिकल पैरामीटर, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर इज़ यूज टू डिटरमाइन द रियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक. देन एक अनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम है सस्पेंशन के बारे में. इंस्टेबिलिटी सस्पेंशन की ओस्टवाल्ड राइपनिंग की वजह से होती है. तो ओस्टवाल्ड राइपनिंग में क्या होता है कि अगर हमारा कोई सस्पेंशन है और उसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो गया, मतलब कि टेम्परेचर का बहुत चेंज हो गया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो था और अचानक से बहुत टेम्परेचर में चेंज हो गया, तो उसके वजह से ओस्टवाल्ड राइपनिंग होता है. टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के वजह से ओस्टवाल्ड राइपनिंग होता है. तो उसमें क्या होता है कि ओस्टवाल्ड राइपनिंग इज़ द फेनोमेनन इन्वॉल्व डिपोजिशन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल ओवर लार्जर पार्टिकल, कॉजिंग लार्जर पार्टिकल टू श्रिंक एंड लार्जर पार्टिकल टू ग्रो. इस ओस्टवाल्ड राइपनिंग में क्या होता है कि जो हमारा सस्पेंशन है उसमें कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व स्टेट में होते हैं, कुछ अमाउंट में, ओनली कुछ अमाउंट पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व स्टेट में होते हैं. और अगर हमने टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कर दिया तो वो जो डिसॉल्व स्टेट में जो पार्टिकल्स है वो अचानक से अनडिसॉल्व स्टेट में आ जाते हैं. और अनडिसॉल्व स्टेट में आने के बाद वो एक अपना सा एग्रीगेट बनाने लगते हैं. और एग्रीगेट बनाने के बाद वो एक ऐसे एक में के ऊपर एक लार्ज पार्टिकल के ऊपर वो डिपॉजिट होने लगते हैं. मतलब कि एक लार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर बहुत सारे आके डिपॉजिट हो जाते हैं. तो दैट इज़ नथिंग बट द ओस्टवाल्ड राइपनिंग. ये एक इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम है सस्पेंशन के बारे में. और इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट ऑफ द जीटा पोटेंशियल. जीटा पोटेंशियल की कंसेप्ट अगेन आई विल एक्सप्लेन. तो ये क्या है कि फर्स्टली एक पार्टिकल है, पार्टिकल पिंक कलर से दिखाया है, वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. तो पार्टिकल अगर निगेटिवली चार्ज है तो उसके ऊपर जो अदर जो चार्जेस अट्रैक्ट हो गए वो ऑब्वियसली अपोजिट चार्ज हो गए. तो पॉजिटिव चार्ज आके वहाँ पे अट्रैक्ट हो गया. तो वो जो लेयर वहाँ पे है वो है टाइटली बाउंड लेयर. और टाइटली बाउंड लेयर के बाद जो बाउंड्री है वो है स्टर्न लेयर. और उसके बाद
एक डिफ्यूजन लेयर बनता है, और डिफ्यूजन लेयर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चार्ज होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। और उसकी जो बाउंड्री है, उस डिफ्यूजन लेयर की जो बाउंड्री है वो है स्लीपिंग प्लेन। तो पोटेंशियल एट अ surface of the particle is a surface potential, potential at a stern layer is a stern potential, and potential at a sleeping plane is zeta potential. Or Malvern zeta sizer is used to determine the stability of the suspension. ब्राउनियन का जो फेनोमेनन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। देन डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, ये इम्पॉर्टेंट है। देन स्टोक्स लॉ क्या कहता है? स्टोक्स लॉ कहता है कि अगर पार्टिकल्स की साइज़ घटाई जाए, मतलब कि साइज़ रिडक्शन किया जाए, देन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन विल डिक्रीज। when the density difference in between the particle and vehicle decrease, then rate of sedimentation is decreased, and when the viscosity of the external phase is increased, automatically rate of sedimentation will decrease. Then mechanism of action of the about in case of the electrolyte, surfactant and polymer for control flocculation. अगर इलेक्ट्रोलाइट अपोजिटली चार्ज ऐड किया जाए तो ऑटोमेटिकली फ्लॉक्स बनने में मदद होगा। देन अगर सरफेक्टेंट ऐड किया जाए तो उसके मतलब कि उसका जो नेचर है कि वो एम्पीफिलिक है, मतलब कि हाइड्रोफिलिक हेड भी है उसके पास और लिपोफिलिक टेल भी है। तो उसके वजह से क्या होगा कि वो एक ब्रिज सा बनाएगा दो पार्टिकल्स के बीच में, और उसके वजह से फ्लॉक्स फॉर्म हो गए। एंड कंट्रोल फ्लॉक्यूलेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ पॉलीमर। तो पॉलीमर जो है वो अपना एक नेटवर्क बनाते हैं और उसके वजह से जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है उसे रिड्यूस कर देते हैं। देन वेटिंग एजेंट क्या है? वेटिंग एजेंट उनका HLB वैल्यू 7 to 9 है। कॉन्टैक्ट एंगल को रिड्यूस करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जितना कॉन्टैक्ट एंगल ज़्यादा उतना वो ड्रग जो है वो उस व्हीकल में प्रॉपरली उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता। अगर कॉन्टैक्ट एंगल 180 डिग्री है तो वो ड्रग जो है वो इजीली व्हीकल में उसका वेटिंग नहीं हो सकता। कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री है तो कम्प्लीटली वो व्हीकल के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, और अगर 90 डिग्री है तो वो जो ड्रग पार्टिकल है वो व्हीकल के साथ पार्शियल इंटरेक्शन दिखाएगा। देन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल इसीलिए ऐड किए जाते हैं कि हमारे सस्पेंशन की जो विस्कोसिटी है वो बढ़े, और उसी के साथ जैसे कि स्ट्रक्चर्ड व्हीकल है, सस्पेंडिंग एजेंट है, वेटिंग एजेंट है, जो भी अदर एडिटिव्स है जो भी हम अदर फॉर्मुलेशंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव है, कलरिंग एजेंट है, देन फ्लेवरिंग एजेंट है, वो भी ऐड किए जाते हैं सस्पेंशन में। तो फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट में ये पार्ट भी कवर होगा। और डिफरेंस इन बिटवीन द फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में क्या है? एक ओपन लूज एग्रीगेट नेटवर्क है कि एक फ्लॉक्स बना है, वैन डर वाल्स फोर्सेस इन्वॉल्व है पार्टिकल्स के बीच में, और जो फ्लॉक्स बना है तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो हाई है, और सेडिमेंट जो है वो लूजली पैक्ड है, मतलब कि हार्ड केक नहीं बना होगा, तो इजीली डिस्पर्सेबल है। एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड जो सस्पेंशन है उनमें जो फ्लॉक्स है वो नहीं होते। हर एक पार्टिकल अपने अपने मतलब कि उसका अदर पार्टिकल से कोई भी मतलब कि रिलेशन नहीं है, तो उसके वजह से सेडिमेंटेशन का रेट तो स्लो है, पर अगर एक बार सेडिमेंट बन गया तो परमानेंटली बन गया। उस मतलब कि सस्पेंशन को जो बिगड़ा है उसे हम फिर से बना नहीं सकते। सस्पेंशन इज़ प्लीजिंग इन अपीयरेंस इन केस ऑफ डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। ये मतलब कि ऐसा है कि ये जो पार्टिकल सेटल डाउन हुए तो वहाँ यहाँ पे ऊपर पे जो लिक्विड मतलब कि रह गया है ना, दैट इज़ अ सुपरटन। और सुपरटन अगर क्लियर है और पार्टिकल्स अगर नीचे बैठे हैं तो वो अच्छा नहीं दिखता, पर अगर सुपरटन और पार्टिकल एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मिसिबल है तो वो दिखने में प्लीजिंग लगता है। तो डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन तो दिखने में अच्छा है, पर फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन दिखने में अच्छा नहीं है, क्योंकि सुपरटन जो है वो मतलब कि सुपरटन अलग हो गए और पार्टिकल्स अलग हो गए।
और ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ द सस्पेंशन है बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बेस्ड ऑन द सॉलिड पार्टिकल कंटेंट, और ये डेफिनेशन है। और डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, देन डिसकंटिन्यूस फेज एंड कंटिन्यूस फेज। जो ड्रग पार्टिकल है उसे डिस्पर्स फेज कहा जाता है और जो व्हीकल है उसे डिस्पर्शन मीडियम कहा जाता है। थैंक यू।